हम लोग पढ़ रहे थे अपना टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव, है ना। क्योंकि ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, तो इसका जो कुछ पार्ट था वो हम लोग कल कर चुके थे, यानी कि पिछले वाले क्लास में कर चुके थे। और आज हम लोग इसको खत्म करेंगे। और आज का क्लास कल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हालांकि कल भी हम लोग लगभग 4-5 इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखे थे जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव में इस्तेमाल हो जाता है, वो भी हम लोग देख चुके थे। लेकिन आज देखो, जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स रेड मार्कर से लिखा हुआ है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको देख लीजिए एक बार ध्यान से। सबसे पहला आपका है फ्रीक्वेंसी, जो कि आज हम लोग बात करने वाले हैं। टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, क्वालिटी या फिर टिम्बर, दोनों एक ही चीज है। टोन, नोट, नॉइज, म्यूजिक, वेलोसिटी या फिर स्पीड, वो भी दोनों एक चीज है। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो हालांकि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव टॉपिक में जितना इंपॉर्टेंट टर्म्स है ना, उतना इंपॉर्टेंट टर्म्स किसी भी टॉपिक में उतना नहीं है, साउंड में खास करके। तो ये वाला टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसी टॉपिक से सवाल पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा, याद रखिएगा इसमें, है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। अच्छा, कल हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात किए थे, जैसे कल हम लोग वेवलेंथ के बारे में जाने थे, है ना। उसके बाद फिर क्रस्ट किसको कहते हैं, फिर से और क्या था, ट्रफ, ट्रफ भी था। और एक दो इंपॉर्टेंट टर्म्स था, जैसे कॉम्प्रेशन था, रेयरफैक्शन था, ये सब तो हम लोग पहले से जानते हैं। चलो एक बार थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा कि हम लोग कल किए हुए थे इस प्रकार से। ऐसा ही था, है ना। चलिए शुरू करते हैं। अब एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहला है हमारा फ्रीक्वेंसी। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इसमें डाउट रह गया तो पूरा चैप्टर में डाउट रह जाएगा। क्योंकि हालांकि ये तो यहीं पे हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद अगला टॉपिक आपका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ऐसा कुछ टॉपिक है, उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। चलो शुरू किया जाए। सबसे पहला है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, देखो ध्यान से। अच्छा चलो एक बार ना पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग फटाक से। ऊपर वाले रीजन को क्या कहेंगे हम लोग, कंप्रेशन। नीचे वाले को रेयरफैक्शन। ये वही चीज है जो कि हम एक साउंड बॉक्स बना के दर्शाते थे ना, बस ये इसको हम लोग कहते हैं ग्राफिकल मेथड, और इसमें कुछ नहीं है। तो ऊपर वाला रीजन हमारा कहलाएगा कंप्रेशन, और नीचे वाला रेयरफैक्शन। और उसी प्रकार से जब आपने कंप्रेशन कह दिया, इसका मतलब कि ऊपर में डेंसिटी और प्रेशर दोनों ज्यादा है, उसी प्रकार से नीचे डेंसिटी और प्रेशर दोनों कम है ना। उसके बाद ये जो हमारा पीक वाला पॉइंट था, इसको क्या कहते थे हम लोग, क्रस्ट कहते थे, और नीचे वाले को ट्रफ कहते थे। चलो इतना तो याद है। चलो अब देखा जाए फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखिए, हर एक चीज लाइन बाय लाइन पढ़ते चलिए, और आपको समझना भी है। ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। मतलब क्या हुआ इसमें ना, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म से इस्तेमाल हुआ है वो हुआ है ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन या फिर ऑसिलेशन, जो भी आप बोल लीजिए, मतलब सेम है, स्पेलिंग सेम है। लिखा हुआ है नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस। अब सवाल है कि सर ये ऑसिलेशन पहले है क्या, वो बता दीजिए। बताएंगे अभी। देखिए, ऑसिलेशन का मतलब ये है कि, देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को। सपोज कीजिए कि हमने आपको कल एक पॉइंट बताया था यहाँ पे, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, यानी कि पीक वाले पॉइंट को हम लोग क्या कहते थे कल, क्रस्ट कहते थे, है ना। अब देखिए कि वन ऑसिलेशन का मतलब होता क्या। अच्छा एक चीज और, ये जो नीचे हमारा पॉइंट होता था ये क्या होता था, ट्रफ। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब हमारा ट्रफ कहलाता था, है ना। अब देखिए वन ऑसिलेशन समझा रहे हैं पहले क्या है, यदि वो समझ में आ गया ना तो ये फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो उसी पे पूरा चीज आधारित है। वन ऑसिलेशन या फिर एक कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब होता है कि जब ये आपका वेव वाला जो लाइन दिख रहा है, ये वाला, ये आपका यहां से शुरू हो, यहां से ये नीचे जाए ट्रफ में, फिर ये दोबारा अपने सेम पोजीशन पे आ जाए, उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीलेशन। और कितना ऑक्सीलेशन, एक ऑक्सीलेशन। मतलब कि ये यहां से गया, ये लाइन नीचे गया, फिर नीचे से ये लाइन ऊपर आ गया, तो यहां से ये शुरू हुआ था, यानी कि इन दोनों का हाइट क्या होगा, सेम हो सकता है, ठीक है ना। तो इन दोनों का हाइट हमारा सेम है, तो ये यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से दोबारा अपने सेम हाइट पे आ गया, तो हम लोग इसको कहेंगे कि यहाँ पे हमारा एक ऑक्सीलेशन हो गया। उसी प्रकार से यदि ये दोबारा हम जानना चाहें तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा, तो कितना अब हो गया, 2 ऑक्सीलेशन हो गया। तो ये ऊपर में भी वैसा ही है और नीचे में भी वैसा ही है। चलिए अब यदि हम नीचे में जानना चाहेंगे तो वो कैसे जानेंगे, जैसे यहाँ से यदि आप शुरू करते हैं, यहाँ से यदि आप शुरू करते हैं तो पहले आप ऊपर जाएंगे,
फिर उसके बाद नीचे आएंगे, तो ये हो गया आपका एक ऑक्सीलेशन। उसी प्रकार से यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, तो ये हो गया आपका दो ऑक्सीलेशन। तो ऑक्सीलेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि ये जो वेव वाला आपको लाइन दिख रहा है, वो जहां से एक बार चलना शुरू किया है उसी दोबारा सेम हाइट पे जब आ जाए तो हम लोग कहेंगे कि एक ऑक्सीलेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, किसी किसी बुक में ऑक्सीलेशन के जगह पे एक वर्ड दिया गया है वाइब्रेशन। ऑक्सीलेशन बोलो या फिर वाइब्रेशन बोलो, कोई इसमें दिक्कत है ही नहीं, है ना। अच्छा, यहाँ पे ना हम ऑक्सीलेशन वर्ड इस्तेमाल क्यों किए मालूम है? हालांकि हम यहाँ पे वाइब्रेशन भी कर सकते थे, वाइब्रेशन बोलो या फिर ऑक्सीलेशन बोलो, मतलब सेम है, मतलब सेम है। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीलेशन हमने इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि आपको हम ये बता पाए कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप तो नीचे जाएंगे, फिर नीचे से आप यहाँ पे आएंगे, तब हमारा कहलाएगा एक ऑक्सीलेशन। वाइब्रेशन तो सिंपल सा वर्ड है, आप समझ जाएंगे, वाइब्रेट करना, है ना। लेकिन ऑक्सीलेशन अलग अलग बुक में आपको मिल सकता था, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑक्सीलेशन वर्ड इस्तेमाल किया। उसके जगह पे यदि आप एग्जाम में वाइब्रेशन भी लिख देंगे ना तो कोई गलत नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशंस प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। मतलब कि एक सेकेंड में इस वेव में कितना ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस हुआ उसी को हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी। अब आपको समझ में आ गया कि यदि हम यहां से देखेंगे तो ये पहले नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा तो हमारा एक ऑक्सीलेशन हुआ, फिर ये यहां से नीचे जाएगा, फिर यहां आएगा तो दो ऑक्सीलेशन हो गया। ये ऊपर में भी वैसे ही होगा, नीचे में भी वैसे ही होगा। लेकिन फ्रीक्वेंसी फिर कहेंगे किसको? फ्रीक्वेंसी हम किसको कहेंगे मालूम है? देखिए, जब एक सेकेंड का, यहाँ पे एक सेकेंड का बात हो रहा है, एक सेकेंड में जितना ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस हो जाए उसी को हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट अब इसमें समझने में? बात समझ में आई है? जैसे यहाँ पे एक ऑक्सीलेशन यहां से यहां एक प्रोड्यूस हुआ, फिर यहां से यहां दो ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस हुआ, तो रीजन ऑफ कंप्रेशन में ऊपर क्या होता है? कंप्रेशन। तो रीजन ऑफ कंप्रेशन में अभी फ्रीक्वेंसी कितना हुआ आपका? 2 हुआ। नंबर ऑफ कंप्रेशन मतलब कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन ऊपर में कितने हुए? 2, यानी कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हुआ? 2। सिंपल। तो अब डेफिनेशन समझ में आ गया फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। फ्रीक्वेंसी का सीधा सा मतलब यह है कि एक सेकेंड में नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी को कहेंगे फ्रीक्वेंसी। बस इतना ही है इसमें, कोई डाउट इसमें? चलो, यदि ये चीज समझ में आ गया तो आप सबसे बड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझ गए। इस 10 में से जो सबसे इंपॉर्टेंट था यही चीज था। अब इसमें कोई डाउट नहीं ना, बाकी सब आसान है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल v। याद रखिएगा ये स्मॉल v है और ये एक ग्रीक लेटर है, इसको हम लोग पढ़ते हैं न्यू, एन यू। याद रख लीजिएगा इस चीज को, एन यू, इसको हम लोग पढ़ते हैं न्यू, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये एक ग्रीक वर्ड है। तो यहाँ पे ना फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल v से, स्मॉल v से। तो आपने यहाँ पे देखा कि यहां से लेकर यहां तक में हमारा एक ऑक्सीलेशन हुआ, फिर यहां से यहां दो ऑक्सीलेशन हो गया, यानी कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 2 हुआ। किसमें? रीजन ऑफ कंप्रेशन में। लेकिन रीजन ऑफ रेयरफैक्शन में भी देख लेते हैं। यहां से आप एक बार स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एक ऑक्सीलेशन, फिर यहां से यहां 2 ऑक्सीलेशन, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हुआ? 2, रीजन ऑफ रेयरफैक्शन में। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो इस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल v से। और ये आपको ज्यादा तब स्मॉल v देखने को मिलेगा जब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और हम यहाँ पे एक चीज पहले बता देना चाहते हैं कि साउंड चैप्टर में ना न्यूमेरिकल्स बहुत कम है, न्यूमेरिकल्स बहुत कम है, लेकिन इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है क्वेश्चन आंसर टाइप का, वो ज्यादा है, ठीक है ना। तो समझते हुए चलिएगा और उसको आंसर लिखते हुए भी हम लोग चलेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे उस समय पे। आगे बढ़ते हैं। फिर द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, HERTZ। इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे कैपिटल H और स्मॉल z, ठीक है ना। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि ये मास का ऐसा यूनिट kg होता है, उसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है ना। तो HERTZ। और ये सब ज्यादा आपको तब मिलेगा जब हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम लोग जानते चलते हैं कि होता क्या है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकेंड में नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का रिप्रेजेंट करने का तरीका स्मॉल v, फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट हर्ट्ज, सिंबल लिखने का तरीका ये हो गया कंप्लीट। चलो, अब ये चीज समझ में आ गया तो अब आते हैं हम लोग टाइम पीरियड पे, है ना, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम पीरियड का मतलब क्या? देखो, हमको लगता है एक बार पढ़ो इसको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। एक बार फिर से, बहुत आसान है। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव।
मतलब कि एक ऑक्सीलेशन को प्रोड्यूस होने में जो समय लगा उसी को कहेंगे टाइम पीरियड। जैसे सपोज कीजिए कि यहां से हमारा ये शुरू हुआ लाइन, यहां गया, नीचे गया, फिर ये ऊपर आया, तो एक ऑक्सीलेशन हुआ। और ये यहां तक, यहां से शुरू हुआ चलना, यहां पे आया, तो मान लेते हैं कि इसको 2 सेकंड लग गया, तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 2 सेकंड। सिंपल। तो एक ऑक्सीलेशन को प्रोड्यूस होने में जितना समय लगेगा उसी को कहेंगे टाइम पीरियड। जैसे सपोज मान लेते हैं कि यहां से यहां हमारा एक फ्रीक्वेंसी है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बोलो या फिर ऑक्सीलेशन बोलो, कितना हो गया? एक। फिर यहां से यहां एक, तो मान लेते हैं कि एक ऑक्सीलेशन को होने में 1 सेकंड लगा, तो 2 ऑक्सीलेशन को होने में कितना? 2 सेकंड। तो टाइम पीरियड कितना हुआ? 2 हुआ। बस सिंपल सा बात है। देखो अभी ना बड़ा आसान लग रहा होगा ये चीज, और यही चीज यदि आप समझ गए ना तो न्यूमेरिकल्स आपका फटाफट बनेगा। और सबसे आसान न्यूमेरिकल्स क्लास 9 के फिजिक्स का यदि है तो वो साउंड चैप्टर का है। हम पहले एक चीज को क्लियर कर देना चाहते हैं, बहुत आसान है लेकिन समझ में आ जाएगा तब। तो समझना इसमें क्या है, इसमें समझना ये है कि टाइम पीरियड बेसिकली हम लोग किसको कहेंगे? ऑक्सीलेशन को प्रोड्यूस होने में जो समय लगा, बस उसी को कहेंगे टाइम पीरियड। जैसे मान लीजिए आप कोचिंग से निकलते हैं, आपको घर जाने में 5 मिनट लगता है, तो टाइम पीरियड कितना हो गया? 5 मिनट। सिंपल सा बात। तो वही चीज यहाँ पे है। तो ऑक्सीलेशन को प्रोड्यूस होने में जो समय हमारा लगा उसी को कहेंगे टाइम पीरियड। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद द टाइम, हाँ, टाइम पीरियड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी। याद रखिएगा, हम लोग हमेशा मोशन चैप्टर में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, ग्रेविटेशन में और वर्क एंड पावर में, इन सब में हमने टाइम को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया। याद है किसी को? बिल्कुल स्मॉल टी से। लेकिन ये जो हमारा चैप्टर है साउंड, इसमें हम लोग टाइम को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस बात को याद रखिएगा, है ना? कैपिटल टी से। आगे बढ़ते हैं फिर। और द एसआई यूनिट ऑफ टाइम पीरियड इज सेकंड। ये तो सबको मालूम है, टाइम का एसआई यूनिट सेकंड, स्मॉल एस। हो गया क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना इन दोनों में, फ्रीक्वेंसी में और टाइम पीरियड में एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है वो देख लीजिए। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर रिलेटेड एज फॉलोज, v इज इक्वल टू 1/t। याद रखिएगा, इस चीज को पूछा जाएगा। ये कैसे पूछेगा? ये वाला लाइन, ये वाला स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए इसको। ये वाला, इसमें कहा गया है ना कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड, जो कि आपने यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट टर्म्स ये, और ये दूसरा जो आपने पढ़ा कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में रिलेटेड कैसे है। तो वो कैसे है? वो है v इज इक्वल टू 1/t। v मतलब फ्रीक्वेंसी, 1 का मतलब यहाँ पे 1 दिया हुआ है, सिंगल यूनिट है वो, और नीचे टाइम है आपका, यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम। यही रिलेशन है किसमें? फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में। और इसका इस्तेमाल हम लोग बहुत ज्यादा करेंगे न्यूमेरिकल्स में, याद रखिएगा। न्यूमेरिक एक चीज हम और बता देना चाहते हैं यहाँ पे कि साउंड चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स आपका बनेगा ना, वो 2 ही फॉर्मूला पे बनेगा, 2 ही फॉर्मूला पे। चलो आप इस चीज को कहीं पे नोट भी कर लेना। एक ये फॉर्मूला आपका ज्यादा लागू होगा, एक ये फॉर्मूला, और दूसरा फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखे थे, हाँ, दूसरा फॉर्मूला ये, जो कि अभी हम बताए नहीं है लेकिन अभी हम बताएंगे बस। हालांकि आपने फिजिक्स के 4 चैप्टर को पढ़ लिया है, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, सब चीज आपने पढ़ लिया है ना? तो उसमें बहुत सारा फॉर्मूला था, लेकिन साउंड में 2 ही फॉर्मूला है, एक ये वाला फॉर्मूला और एक ये वाला फॉर्मूला, और इसी पे पूरा आपका न्यूमेरिकल्स बेस्ड है। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड, सिंपल सा बात। अच्छा चलो, कोई इस चीज को बता सकता है यहाँ पे रिलेशन कैसा है इन दोनों में? इनवर्स रिलेशन है। याद कीजिए, हमने आपको बताया है कि यदि इस प्रकार का आपको रिलेशन देखने को मिले 1/समथिंग, या फिर सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे, चलिए हम लोग अच्छा यहाँ पे हम बहुत बार ऐसे ही बताए थे, जैसे एफ इज इक्वल टू एम ए बताए थे, फोर्स इज इक्वल टू एम ए बताए थे, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। याद कीजिए, तो इसमें क्या है, ये फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास और एक्सीलरेशन के, लेकिन ये हमारा इक्वल टू के सामने सामने है, लेकिन यहाँ पे रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया। तो इस प्रकार के सिचुएशन में हमारा हो जाता है इनवर्स रिलेशन, और इस प्रकार के रिलेशन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन, है ना? तो याद रखिएगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है। इसका मतलब क्या हो गया? इनवर्स रिलेशन का मतलब ये होता है कि यदि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा, या फिर पहला घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, यही हमारा इसमें होता है। चलो, अब कोई डाउट इसमें? अब हमारा फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं एक नई चीज पे हमारा, वो है पिच इज, अच्छा एक चीज, हाँ ये वाला, द फास्टर द ऑक्सीलेशन
द हायर इज द फ्रीक्वेंसी एंड द हायर इज द पिच। ये वाला पॉइंट मेरे हिसाब से आपको समझ में नहीं आया होगा। क्या लिखा हुआ है देखो, द फास्टर द ऑक्सीलेशन, द फास्टर द ऑक्सीलेशन का मतलब ये हो गया कि ऑक्सीलेशन जितना फास्ट होगा, ऑक्सीलेशन जितना फास्ट, देखो हम एक बार बोल रहे हैं और एक बार उस डायग्राम को देखना, ठीक है ना। यहां पे लिखा हुआ है द फास्टर द ऑक्सीलेशन, मतलब कि जितना फास्ट ऑक्सीलेशन होगा, इसका मतलब ये हो गया कि यहां से यहां कितना ऑक्सीलेशन हुआ, एक ऑक्सीलेशन, फिर यहां से यहां कितना हुआ, एक ऑक्सीलेशन, यानी कि पूरा कितना हो गया, दो ऑक्सीलेशन। तो जितना ज्यादा ऑक्सीलेशन होगा, जितना फास्ट ऑक्सीलेशन होगा, फास्ट ऑक्सीलेशन का मतलब ऑक्सीलेशन होने का संख्या बढ़ जाना, जितना ज्यादा ऑक्सीलेशन बढ़ेगा द हायर इज द फ्रीक्वेंसी, जितना ज्यादा ऑक्सीलेशन होगा उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा। बिल्कुल सही बात है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या कि एक, देखो यहां पे साफ लिखा हुआ था द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। इसका मतलब यहां पे ये है कि एक सेकेंड में जितना ज्यादा आपका ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होगा उसी को कहेंगे ना फ्रीक्वेंसी। तो वही चीज यहां पे लिखा हुआ है कि जितना ज्यादा ऑक्सीलेशन होगा, इसका मतलब है कि उतना ज्यादा आपका फ्रीक्वेंसी है ना। और एक चीज और इसमें नया ऐड हो गया, एंड द हायर इज द पिच। और याद रखना इसमें तीन तीन चीज जुड़ा हुआ है। पहला है आपका ऑक्सीलेशन, उसके बाद है फ्रीक्वेंसी, और तीसरा है पिच। तो जितना ज्यादा ऑक्सीलेशन उतना ज्यादा आपका फ्रीक्वेंसी होगा। मतलब कि ये वाला ऑक्सीलेशन यहाँ पे एक हो गया, एक हो गया, टोटल दो ऑक्सीलेशन। और ज्यादा होता इसका मतलब कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन बढ़ गया, और नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन बढ़ना इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी बढ़ना। नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन बढ़े या फिर फ्रीक्वेंसी बढ़े, दोनों का मतलब तो सेम ही है ना। और यदि आपका नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है, तो पिच भी आपका बढ़ेगा। अब पिच क्या है, पिच का मतलब यहां पे आप कह सकते हैं एक तरीके से सुरीलापन, सुरीलापन। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हम बॉयज का जो आवाज होता है थोड़ा सा वो घर घर टाइप का होता है, मतलब कि थोड़ा सा दबा हुआ होता है, लेकिन लड़कियों का आवाज थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, चै चै करती है ना ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज है, मतलब सुरीलापन। आप देखते होंगे कि लड़कियों का, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 8 में एक चैप्टर है उसमें, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, उसमें आपने पढ़ा होगा कि लड़कियों का जो आवाज होता है ना वो थोड़ा सा सुरीलापन होता है, थोड़ा सा शार्प होता है, और उसी शार्पनेस को हम लोग कहते हैं पिच। तो पिच सबसे ज्यादा किस में होगा, लड़कियों में होगा, और पिच कम किस में होगा, हम बॉयज में होगा। यानी कि हमारा आवाज उतना सॉफ्ट नहीं होता, हम लोगों का थोड़ा सा दबा हुआ होता है ना, घर घर टाइप का होता है। तो ये चीज यहाँ पे है। अच्छा, एक चीज और हम यहाँ पे बताना चाहेंगे कि हाँ, द फास्टर द ऑक्सीलेशन द हायर इज द फ्रीक्वेंसी, जितना ऑक्सीलेशन उतना फ्रीक्वेंसी, दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, और उतना ही ज्यादा आपका पिच होगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बताना चाहते हैं, और उसके बाद एक चीज नया बताएंगे। अच्छा, एक चीज फिर से यहाँ पे बताओ, इसका उल्टा भी हो सकता है ना, जितना ज्यादा ऑक्सीलेशन उतना ज्यादा फ्रीक्वेंसी और उतना ज्यादा पिच, ये बात समझ में आ गया। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है, कम ऑक्सीलेशन तो कम फ्रीक्वेंसी तो कम पिच, इसका उल्टा भी हो सकता है ना। अब आगे, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये वाला पॉइंट किसको किसको समझ में आया, पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे है कि यदि फ्रीक्वेंसी आपका बढ़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन बढ़ेगा, तो पिच भी आपका क्या होगा, बढ़ेगा। यदि फ्रीक्वेंसी कम होगा, यानी कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कम होगा, तो पिच भी आपका कम होगा। इसके लिए एक डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हर बार लगभग समझाना चाहिए। चलिए एक बार हम आपको बताते हैं। पिच समझा रहे हैं, पिच, पिच का मतलब यहाँ पे देखो क्या है, पिच का मतलब ये है, पिच का मतलब यहाँ पे ये है कि देखो, यदि आप ऊपर में देखेंगे तो यहां से यहां एक ऑक्सीलेशन हो गया, यहां से यहां 2 3 4 5 6 7, नीचे देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, नीचे भी 7 ऑक्सीलेशन हुआ, है ना। यानी कि यहाँ पे ऑक्सीलेशन का संख्या क्या है, ज्यादा है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, और ऑक्सीलेशन ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब कि पिच भी ज्यादा है ना। ये पिच में ना, आपको यदि मान लीजिए एग्जाम में डायग्राम दे दे और बोले कि ये पिच कैसा है, एक और डायग्राम इसमें समझाया जाता है, वो बताएंगे अभी। तो देख लेना कि ऑक्सीलेशन का संख्या ज्यादा है, इसका मतलब कि उसमें पिच ज्यादा है, मतलब कि उसका जो आवाज है वो थोड़ा सा सुरीलापन होगा, मीठा होगा, इस प्रकार का, है ना। तो यही चीज बताया जाता है इसमें। लेकिन ये तो हो गया हमारा हाई पिच का,
लेकिन लो पिच कैसे बताया जाएगा? लो पिच ऐसे बताया जाएगा, इसमें उतना जो है ना ऑक्सीलेशन होगा ही नहीं, लो पिच में उतना ऑक्सीलेशन नहीं होता है। लो पिच में ऐसे आपको डायग्राम दिखाया जाएगा इस प्रकार से, देखो इसमें ऑक्सीलेशन भी कम है। अब ऑक्सीलेशन कम है तो फ्रीक्वेंसी भी कम है, और फ्रीक्वेंसी कम है मतलब कि पिच भी कम है। तो ये आवाज किसका होगा? ये वॉइस का होगा। समझ में आ गया? तो दो प्रकार का डायग्राम देगा, एक पहले जो हमने बनाया था वो, और एक प्रकार ये डायग्राम देगा। तो बोल देगा कि बताओ कि दोनों में पिच ज्यादा किसका है। तो देख लेना कि जिसमें ऑक्सीलेशन ज्यादा होगा उसमें पिच हमारा ज्यादा होगा, मतलब कि आवाज उसमें सुरीलापन ज्यादा होगा, और इसमें ऑक्सीलेशन कम है मतलब कि फ्रीक्वेंसी भी कम है। समझ में आ गई बात? चलो, इसीलिए कहा गया था कि पिच जो है फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो इसमें फ्रीक्वेंसी इसमें कम है कि नहीं है, मतलब कि नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन कम है, एक ऊपर में हो रहा है नीचे में लेकिन 2 हो रहा है, आगे बनाएंगे तो वो भी हो जाएगा, है ना। तो इसमें फ्रीक्वेंसी भी क्या है? कम है, तो पिच भी क्या होगा? कम होगा। लेकिन पिछला वाला डायग्राम देखो, फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा था तो पिच भी क्या था? ज्यादा था। इसीलिए कहा गया था कि पिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो पिच भी बढ़ेगा। देखो दो टर्म में ना कंफ्यूज मत होना, पहला ऑक्सीलेशन और दूसरा फ्रीक्वेंसी, दोनों लगभग सेम है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ना। फ्रीक्वेंसी का बढ़ना मतलब ऑक्सीलेशन का बढ़ना, ऑक्सीलेशन का बढ़ना मतलब फ्रीक्वेंसी का बढ़ना, सिंपल बात है ना। तो ये चीज था यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, इसमें न्यूमेरिकल्स हमारा बनेगा। कोई डाउट यहाँ था समझने में? तभी हम तीसरा वाला इंपॉर्टेंट, कौन सा? ये 1। देखो यहाँ पे ना एक बात बताते हैं, जब भी कोई चीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, उसको लिखने का तरीका ये होता है कि उस पर में कुछ भी डाल देगा, कुछ नहीं डालेगा ना तो 1 डालेगा। 1 ये दर्शाता है 1 है और नीचे में कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है। पसंद में आ रही है? और यदि बिल्कुल इक्वल टू के सामने रहता, जैसे F इज इक्वल टू ma हमने लिखा था, इसका मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ गए बात को? इनवर्सली को लिखने का तरीका होता है कि ये ऊपर में कुछ भी यहाँ पे डाल देगा, और यदि कुछ ना डालेगा तो 1 डालेगा जरूर, तो इसका मतलब कि ये इनवर्स रिलेशन है। ऐसे ही आपको पहचानना है। क्या हो गया? आराम से बैठो। चलो आगे, तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म्स ये भी है, एम्पलीट्यूड इसको हम लोग कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ो तो एक बार समझ में आ रहा है। देखो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप क्या समझ सकते हैं? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस दोनों मतलब सेम है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है मालूम है? मीन पोजीशन का मतलब ये ब्लैक वाला लाइन, ऊपर में तो आपको मालूम है रीजन ऑफ कंप्रेशन है, नीचे में रीजन ऑफ रेयरफैक्शन है, मतलब कि ऊपर में प्रेशर और डेंसिटी दोनों ज्यादा है, नीचे में प्रेशर और डेंसिटी दोनों कम है, लेकिन बीच वाला क्या होता है हमारा? वो नॉर्मल होता है, यानी कि न्यूट्रल है वो, उसी को हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मतलब कि यहाँ पे प्रेशर ना ही कम है ना ही ज्यादा है, ना ही डेंसिटी कम है ना ही डेंसिटी ज्यादा है, तो मतलब ये बीच वाला एरिया हमारा न्यूट्रल है, उसी को हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑन आइदर साइड ऑफ द मीडियम। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहा गया इसमें पहला, और पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दोनों साइड में। आगे बढ़ते फिर हम बताएंगे अभी क्या है। फ्रॉम देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ये बेसिकली हमको ये बताना चाहता है कि देखो ये वाला यहां से लेकर यहां तक के बीच का जो दूरी है ना, उसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। बस मतलब कि देखो ये हमारा ब्लैक वाला लाइन क्या है? मीन पोजीशन। ऊपर में ये हमारा क्या हो गया? क्रस्ट। क्रस्ट से मीन पोजीशन के बीच का जो दूरी होता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। सिंपल सा बात, और इसमें कुछ नया नहीं है। उसी प्रकार से आपका ये वाला भी है, उसी प्रकार से आपका ये वाला भी है। तो ये सबका सब हमारा क्या है? एम्पलीट्यूड। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर ये केवल ऊपर में ही होता है? नहीं, नीचे में भी वही चीज है ना। तो नीचे में भी आपका यही कहलाएगा एम्पलीट्यूड। तो ये सब चीज ना कभी कभी एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए भी दे देता है कि एम्पलीट्यूड बताओ क्या है, उसको ड्रॉ करके बताओ, है ना। फिर से क्रस्ट क्या है, ट्रफ क्या है ना, पीक किसको कहेंगे, वैली किसको कहेंगे, ये सब चीज दे देगा एक डायग्राम में बताने के लिए। तो ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड।
AMPLITUDE, एम्पलीट्यूड। समझ में आ गया बात? तो इन दोनों के बीच का जो दूरी है, क्रस्ट और मीन पोजीशन के बीच का जो दूरी होता है, उसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। आगे बढ़ते हैं फिर। एम्पलीट्यूड इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। इसको याद रखना बड़ा आसान है। एम्पलीट्यूड ए से स्टार्ट होता है, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी सिंपल है। हाँ चलो ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल ए से। आगे, द एसआई यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर। अच्छा देखो एक चीज बताओ कि इन दोनों के बीच का ये क्या है, दूरी है ना, यानी कि डिस्टेंस है। डिस्टेंस बोलो या फिर डिस्प्लेसमेंट बोलो, मतलब सेम है। तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो एम्पलीट्यूड का भी एसआई यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अब यहाँ पे जिस प्रकार से आपने फ्रीक्वेंसी को और टाइम पीरियड को पढ़ा, तो उसके बीच में हमारा एक नया टर्म आया था, क्या, पीच। पीच याद रखिएगा। पीच किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के साथ। अब एम्पलीट्यूड पढ़ने के बाद आपके पास एक नया टर्म आएगा, वो है लाउडनेस। वो क्या है, लाउडनेस। देखना इसमें ना कंफ्यूज होते हैं बच्चे। पीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी पे, उसी प्रकार से आगे द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड। मतलब कि यहां पे जो आपने पढ़ा पीच, पीच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। पीच फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रहेगा, फ्रीक्वेंसी किसके साथ प्रोपोर्शनल होगा, पीच के साथ, और एम्पलीट्यूड किसके साथ, लाउडनेस के साथ। ठीक है ना। चलिए, अब ये लाउडनेस क्या है वो समझिए जरा ध्यान से। लाउडनेस का मतलब यहाँ पे ये है, लाउडनेस का मतलब आप समझ सकते हैं कि ऊंचा आवाज, ऊंचा आवाज या फिर नीचा आवाज, इस प्रकार का। जैसे यहाँ पे आपने ये देखा, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या, इन दोनों के बीच का दूरी। तो इन दोनों के बीच का दूरी यदि ज्यादा होगा मतलब कि लाउडनेस ज्यादा है, और यदि कम होगा मतलब कि लाउडनेस कम है। इसको भी आप एक डायग्राम से समझ लीजिए, ये चीज समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे इसको आप ऐसे समझिए, यहीं पे हम दूसरा भी बना देते हैं, एक ही जगह पे दोनों हो जाएगा। अब आप हमको लगता है कि खुद ही देख के बता देंगे कि इनमें फर्क क्या है। देखो ये है हमारा लाउडनेस का ग्राफ। हाँ सिंपल है ना, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है वो ज्यादा है, मतलब कि इस वाले ग्राफ में एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यानी कि लाउडनेस ज्यादा है। लाउडनेस का सिंपल सा मतलब समझिए ऊंचा आवाज, है ना। तो ये हो गया हमारा। लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इसमें क्या है आपका, कम है, मतलब कि इसमें एम्पलीट्यूड कम है, तो लाउडनेस भी क्या होगा, कम होगा। इसमें एम्पलीट्यूड ज्यादा है मतलब कि लाउडनेस ज्यादा है, इसमें एम्पलीट्यूड कम है मतलब कि लाउडनेस कम है। तो याद रखेगा इस बात को, दोनों चीज, pitch is directly proportional to frequency and loudness is directly proportional to amplitude। तो loudness का मतलब होता है ऊंचापन या फिर नीचापन, यानी कि आवाज का ही ऊंचा होना नीचा होना। अब एम्पलीट्यूड भी समझ में आ गया क्या होता है, एम्पलीट्यूड समझ में आया, उसके बाद लाउडनेस भी समझ में आ गया। चलो अब है हमारा क्वालिटी और टिम्बर। ये क्या होता है, दोनों मतलब एक है, दोनों का मतलब सेम है। द क्वालिटी और टिम्बर इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड which enables us to distinguish one sound from another having the same pitch and loudness। कभी कभी क्या होता है ना, कोई साउंड या फिर कोई म्यूजिक का साउंड भी हो सकता है, कोई म्यूजिक भी हो सकता है, कोई भी साउंड हो सकता है, ठीक है ना। कभी कभी होता है ना कि उसका पिच और लाउडनेस दोनों एकदम अलग अलग है, अलग है, या फिर हैविंग दी सेम है, अलग नहीं है सेम है। मतलब कि कभी कभी ऐसा दो म्यूजिक एक साथ बजाया जाएगा जिसका कि पिच और लाउडनेस दोनों सेम है, लेकिन फिर भी आप ये दिमाग में सोच लेते हैं कि अच्छा ये वाला धुन आ रहा है मतलब कि ये इस चीज का आवाज है। जैसे सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि आपके सामने, चलो आप क्लास में बैठे हो और क्लास के बाहर ना सपोज मान लीजिए कि कोई एक बच्चा तबला बजा रहा है और एक बच्चा गिटार बजा रहा है, तो आप आसानी से बता देते हो कि ये वाला आवाज तबला का है और ये वाला आवाज गिटार का है। क्यों बता पा रहे हो,
बिकॉज ऑफ क्वालिटी और टिम्बर। समझ में आ रही है? मतलब कि साउंड में एक प्रकार का ऐसा खासियत है जिसको कि आप सुन के महसूस करके ये बता दोगे कि इसमें दो अलग अलग प्रकार का साउंड है। इसी को हम लोग कहते हैं टिम्बर या फिर क्वालिटी। ठीक है ना? तो याद रखना। अच्छा, ये तो बहुत आम सा बात होता है कि नहीं, मतलब कोई चीज आपके सामने बज रहा हो और आप सुन के या फिर उसको फील करके बता देते हैं कि ये वाला साउंड इसका है, ये वाला साउंड उसका है, उसी को हम लोग कहते हैं टिम्बर या फिर क्वालिटी। ठीक है ना? तो ये उतना हार्ड नहीं था, इसको समझ सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक कहा जा रहा था कि लाउडनेस और पिच दोनों सेम होता है, इसके बावजूद भी आप एकदम अपने समझदारी से अपने आप को फील करके बता देते हैं कि दोनों अलग अलग है। यही चीज होता है इसमें। चलिए ठीक है, आगे है टोन। टोन क्या होता है? देखो, अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड अ टोन। सिंगल फ्रीक्वेंसी का मतलब सिंगल ऑक्सीलेशन। जैसे जैसे यहाँ पे आपने देखा कि यहां से हमारा शुरू हो रहा है तो यहाँ पे आके हमारा खत्म हो गया, मतलब कि एक ऑक्सीलेशन। तो जिस भी ग्राफ में मात्र एक ही ऑक्सीलेशन हुआ हो, यानी कि एक ही फ्रीक्वेंसी क्रिएट हुआ हो, उसको हम लोग कह देंगे टोन। सिंपल सा बात। समझ में आ रही है बात? देखो एकदम साफ लिखा हुआ है, अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी। सिंगल फ्रीक्वेंसी का मतलब एक ही ऑक्सीलेशन जिसमें प्रोड्यूस हुआ हो। अच्छा, एक ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होने का मतलब क्या होता है मालूम है? मालूम यहाँ ऐसे हो सकता है कि तुरंत कोई साउंड क्रिएट हुआ और तुरंत बंद हो गया, मतलब कि उसमें एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी बन ही नहीं पाया, एक से ज्यादा ऑक्सीलेशन हो ही नहीं पाया। तो जिस भी साउंड में एक ही फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो या फिर एक ही ऑक्सीलेशन बने, उसको हम लोग कह देंगे टोन। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। फिर उसी प्रकार से हमारा नोट है, इसका अपोजिट है नोट। अ साउंड विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीक्वेंसीज इज कॉल्ड अ नोट। जैसे म्यूजिक बजता है तो म्यूजिक तो लगातार बजता है, तो म्यूजिक जब लगातार बज रहा है इसका मतलब कि लगातार उसमें ऑक्सीलेशन क्रिएट हो रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे लगातार हो रहा है, मतलब कि म्यूजिक अपने आप में क्या है? एक नोट है। समझ में आ गई बात? तो वही चीज है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर नॉइज। नॉइज का मतलब वही हल्ला। अच्छा, साउंड में खास करके नॉइज का मतलब ये होता है कि जो चीज आपके कान को सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब कि आप कोई चीज सुन रहे हैं और आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब कि वो नॉइज है। साउंड यही कहता है। और जो चीज आपको सुनने में अच्छा लग गया, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, वो म्यूजिक है। यही साउंड में इसका डेफिनेशन है, नॉइज का और म्यूजिक का। मतलब आम जिंदगी में यदि हम लोग देखें तो नॉइज को बेसिकली क्या कहते हैं? शोर करना, हल्ला उल्ला होना, उसको हम लोग नॉइज कर देते हैं। लेकिन नहीं, साउंड कहता है कि नॉइज हम वही बताएंगे जिसे आपके कान को जो खराब लग जाए, आप उसको सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो नॉइज है। और जो चीज आपके कान को अच्छा लग रहा है, आप सुन रहे हैं उसको, वो म्यूजिक है। बस नॉइज और म्यूजिक यही चीज होता है। तो जो चीज आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, मतलब कि वो म्यूजिक है। और जो चीज आपके कान को अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको नहीं सुन पा रहे, नहीं सुनना चाहते हैं, तो वो आपका नॉइज हो गया। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ था कि साउंड विच इज अनप्लीजेंट टू ईयर। अनप्लीजेंट का मतलब आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपके कानों को पसंद नहीं है वो, इसलिए वो नॉइज हो गया। और म्यूजिक का मतलब साउंड विच इज प्लीजेंट टू ईयर, मतलब कि जो आपके कान को अच्छा लग रहा है, आप सुनना पसंद कर रहे हैं उसको, वो आपका म्यूजिक हो गया। हो गया क्लियर? चलिए, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा टर्म है, बेसिकली वेलोसिटी बोलो या फिर स्पीड बोलो। हम यहाँ पे ना दोनों चीज क्यों लिखे हैं मालूम है? क्योंकि अलग अलग बुक में कभी कभी इसको वेलोसिटी भी कर दिया है और किसी बुक में इसको स्पीड भी कर दिया। दोनों का मतलब अभी फिलहाल ये समझना है कि सेम है, हालांकि दोनों का मतलब अलग अलग होता है, याद रखिएगा। वेलोसिटी अलग चीज है, स्पीड अलग चीज है, लेकिन अभी फिलहाल आप समझ सकते हैं कि दोनों एक ही चीज है ना, क्योंकि अलग अलग बुक में बात हुआ है, इसलिए हम दोनों इस चीज यहाँ पे लिख दिया। देखिए लिखा हुआ है, the distance traveled by a wave the distance traveled by a wave in 1 second is called its velocity या फिर speed of the wave। मतलब कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा एक वेव है कि नहीं? वेव, ये ग्राफ है, मतलब कि एक वेव है ना? तो ये वेव 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस तय करेगा, कितना दूर जाएगा, उसी को कहेंगे उसका वेलोसिटी। जैसे सपोज कीजिए कि 1 सेकेंड में ये यहां से चलना शुरू किया, यहां तक ये आ गया 1 ही सेकेंड में, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा? 1 सेकेंड लगा। तो यहां से यहां तक जो हो गया, जिस मतलब कि दूरी तो तय कर लिया 1 सेकेंड में, उसी को हम लोग कहेंगे वेलोसिटी। अच्छा, आप ना इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे बताओ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से,
डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो यहां पे स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा आपका डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल्स टू स्पीड। तो क्या वही चीज लिखा हुआ है, जरा देखो तो, द डिस्टेंस ट्रेवल, ये हो गया हमारा डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी या फिर स्पीड ऑफ द वेव। वही चीज यहां पे कहा गया है कि इस वेव में 1 सेकेंड में जितना दूर ये वेव ट्रेवल कर ले उसी को कह देंगे उसका, मतलब कि चलो जैसे आप एक चीज ऐसे समझ सकते हो कि यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी था ना वो 5 मीटर था, सपोज कीजिए, बस यहां से ये चलना शुरू किया वेव और यहां तक आया वो, और दूरी कितना है, यानी कि डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर है। यहां से यहां आने में इसको लग गया कितना, 1 सेकेंड समझ लीजिए, तो इसका वेलोसिटी कितना हो गया, 5/1 कर देंगे, इसका ये वेलोसिटी हो गया। तो वही चीज हमारा ये है। तो वेलोसिटी यदि उतना याद ना रहे ना तो आप ये समझ लीजिएगा कि एक वेव में वो वेव 1 सेकेंड में कितना दूर जा रहा है वही हो जाएगा उसका वेलोसिटी। सिंपल सा बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब इसमें एक थोड़ा सा डेरिवेशन है फॉर्मूला का, वो भी आप यहां पे देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये सेकंड फॉर्मूला है और यही 2 फॉर्मूला आपका पूरा इस बुक में इस्तेमाल होने वाला है, न्यूमेरिकल्स में भी। देखो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यहां पे कहा गया है कि वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है कितने सेकंड में, 1 सेकंड में। तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, लेकिन टाइम कितना, 1 सेकंड। तो अब इसको ऐसे समझो, वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते थे, याद करो, स्मॉल v से। तो वेलोसिटी के लिए स्मॉल v आ गया, और डिस्टेंस नहीं फाइनल हो या फिर कोई, हाँ वो, अरे भाई यहाँ पे फाइनल इनिशियल नहीं, बस सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि वेलोसिटी को हम लोग स्मॉल v से डिनोट करते थे, तो वेलोसिटी के लिए यहाँ पे स्मॉल v आ गया। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड याद करो, तो डिस्टेंस ट्रेवल को हम लोग क्या कहते थे, वेवलेंथ। और वेवलेंथ को डिनोट करने का तरीका, रिप्रेजेंट करने का तरीका, ये लैम्डा, लैम्डा भूल जाते हो उसका नाम, LAMBD, लैम्डा कहते हैं हम लोग इसको। तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब यहाँ पे मीटर नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड का मतलब यहाँ पे लैम्डा है। और यहाँ पे टाइम टेकन, टाइम का क्या होता है सिंबल, कैपिटल T। तो कोई डाउट नहीं है यहाँ पे समझने में। यहाँ पे वेलोसिटी के लिए स्मॉल v, डिस्टेंस ट्रेवल के लिए वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते थे ये लैम्डा वाला साइन से, और टाइम टेकन है तो इस कैपिटल T हो गया हमारा टाइम के लिए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब v का v रहने देंगे, लैम्डा का लैम्डा भी रहने देंगे, और यहाँ पे t है यानी कि कैपिटल T है, तो क्या कैपिटल T के बदले में हम यहाँ पे स्मॉल v दोबारा लिख सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से, देखो यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ना कहाँ गया हमारा, ये यहाँ पे नीचे t है, इसका मतलब यहाँ पे 1/t है ना, यहाँ पे नीचे में t है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 1/t है। क्या 1 का कोई मायने है यहाँ पे, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे ना कुछ ऐसा लिखा हुआ है, v इज इक्वल्स टू λ/t, तो क्या यहाँ पे इंटू 1 है कि नहीं है, बताइए। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो t केवल है, ये केवल t नहीं है, ये 1/t है। तो क्या हम ये 1/t के बदले में केवल ये v लिख सकते हैं, स्मॉल v। कहाँ से लिख सकते हैं आप, यहाँ से देखो, 1/t इज इक्वल टू स्मॉल v। समझ में आ रही है बात। तो वही चीज हमने यहाँ पे रीजन भी लिख दिया है। आपको डाउट इसमें, समझ में आया बात। तो यहाँ पे जो आपका t था ये सिंगल t नहीं है, ये 1/t है, और 1/t के बदले में हम ये स्मॉल v लिख सकते हैं। तो ये चीज आपने जाना यहाँ से, ठीक है ना। तो अब आपका फॉर्मूला क्या बन गया, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ बाई, ये स्मॉल v क्या चीज के लिए था, फ्रीक्वेंसी के लिए। तो अब बन जाएगा हमारा हैंस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ बाई टाइम टेकन, टाइम टेकन नहीं यहाँ पे टाइम टेकन नहीं होना चाहिए, टाइम टेकन नहीं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगा, सॉरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगा, ये फ्रीक्वेंसी कर लेना यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, क्योंकि ये स्मॉल v फ्रीक्वेंसी के लिए है और ये वाला स्मॉल v वेलोसिटी के लिए।
पता चल जाएगा, टेंशन नहीं लो। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि वेलोसिटी इतना है, फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करना होगा इस प्रकार का, ठीक है ना। ठीक है, देखें एक मिनट, फ्रीक्वेंसी है, चलो वही चीज है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्लियर हो गया। तो दो फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक ये वाला और एक ये वाला, इसी से आपका पूरा न्यूमेरिकल्स सॉल्व हो जाएगा। लास्ट हमारा बच रहा है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड समझ लो, लास्ट है। देखो सुनो पहले, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी, द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग ईच सेकेंड थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। मतलब यूनिट एरिया का मतलब होता है 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। यूनिट एरिया, एरिया का मतलब, अच्छा मीटर स्क्वायर में निकलता है, मीटर तो हमारा वो एक तरीके से यूनिट हो गया, लेकिन स्क्वायर यूनिट में निकलता है एरिया हमेशा, चाहे सेंटीमीटर स्क्वायर हो, चाहे मीटर स्क्वायर हो, चाहे किलोमीटर स्क्वायर हो, लेकिन एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में निकलेगा। आगे आराम से, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का मतलब यहां पे ये है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकेंड में कितना साउंड एनर्जी या फिर साउंड ट्रेवल कर रहा है, उसी को हम लोग कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। जैसे सपोज कीजिए, मान लीजिए कि यहां से यहां जो है ना, समझिएगा ध्यान से, यहां से यहां तक का जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। मान लीजिए कि यहां से यहां तक का एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, एरिया हो गया आप 1 मीटर स्क्वायर। 1 सेकेंड में इस एरिया से जितना साउंड एनर्जी ट्रेवल कर जाए उधर, इधर से उधर की ओर, उसी को कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बस यही चीज है हमारा इसमें, समझ में आ रही है बात। सिंपल सा बात, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी। अच्छा साउंड क्या एक प्रकार का एनर्जी ही तो है ना। तो एक कहा गया, हाँ 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकेंड में साउंड एनर्जी जितना ट्रेवल कर जाए उसी को कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब यदि कम एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, पास हो रहा है, इसका मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, कम है। और यदि 1 सेकेंड में ज्यादा ट्रांसफर हो जा रहा है, पास हो जा रहा है उस एरिया से, इसका मतलब कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड ज्यादा है। सिंपल सा बात। अब कोई डाउट इसमें? चलिए, तो यही चीज था आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। इसमें हमारा पूरा चीज जो भी हमारा इंपॉर्टेंट टर्म्स था इसमें, वो हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद हमारा नया टॉपिक अगले वाले क्लास में स्टार्ट होगा, वो है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ठीक है ना। चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अपने कॉपी में मेंशन जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।